स्वागत है आपका क्राइम शो में। आज तक तो आपने बहुत सारे वारदात सुने होंगे, लेकिन जो वारदात की कहानी आपसे बताने जा रहा हूं, बेंगलोर में जब क्राइम की चर्चा होती है तो आज भी इस वारदात की चर्चा होती है पुलिस वालों में कि एक ऐसा वारदात था जिसमें मुजरिम खुद ही पुलिस के पास दौड़ा आता है और कहता है साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरी जान खतरे में है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक आत्मा होती है। अब कहानी में बने रहिए, आपके सामने मैं सारी चीजें साझा करूंगा। इसकी शुरुआत होती है बेंगलोर से। बेंगलोर में आज से लगभग 14 साल पहले यानी 2010 में एक पुलिस स्टेशन सज धज के बढ़िया से तैयार होता है और उसकी उद्घाटन करने के लिए वहां के पुलिस कमिश्नर आते हैं और उसका उद्घाटन करने का काम करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, वहां जितने भी पुलिस वाले तैनात होते हैं, चाहे वो एसओ हो, चाहे एसआई हो, चाहे वहां कांस्टेबल हो, चाहे सिपाही हो, सभी को इससे पूर्व में जितना बढ़िया उन लोगों ने काम किया था उनको प्रशस्ति पत्र मिलना था। इससे पहले जो वहां के इंचार्ज होते हैं यानी जो एसओ होते हैं, मिस्टर इंस्पेक्टर राजेश वहां के इंचार्ज होते हैं। पुलिस स्टेशन बहुत बढ़िया सज धज के सब तैयार रहता है, बस उसका उद्घाटन करना होता है और प्रशस्ति पत्र देना होता है। अब सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहती हैं, लेकिन कुछ ही समय बीतता है, उसके बाद मिस्टर राजेश जो वहां के एसओ होते हैं, उनके फोन पे एक घंटी बजती है और घंटी बजते ही मिस्टर राजेश फोन को उठाते हैं और उस फोन पे ये बताया जाता है कि एक वहां पे जगह होती है अगारा लेक के नाम से, वहां पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है, आप आके यहां पे देख लीजिए। अब जो इंस्पेक्टर राजेश होते हैं वो बेचारे दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिरकार पुलिस स्टेशन का उद्घाटन है, मंच बन के तैयार है, सबको प्रशस्ति पत्र मिलना है, आखिरकार ये जो केस आया है पुलिस स्टेशन का पहला केस है, इसका उद्घाटन होना है, आखिरकार मैं कैसे छोड़ के जाऊं। सूझबूझ से सारी चीज़ें सोचते समझते हैं। वहाँ कमिश्नर भी मौजूद होते हैं और कमिश्नर के साथ वहाँ के बड़े अधिकारी भी मौजूद होते हैं। तो वो जो मिस्टर राजेश होते हैं वो अपने साथियों से कहते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन का ध्यान रखो और साहब लोग का ध्यान रखो, एक वारदात हो गई है, अगर हम उसको नहीं देखते हैं, कमिश्नर साहब को पता चलता है तो हो सकता है हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहाँ से मिस्टर राजेश अपनी टीम लेके निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन से जैसे ही निकलते हैं अगारा लेक पे पहुँचते हैं। अगारा लेक एकदम सुनसान सड़क, एकदम सुनसान जगह, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया। वहाँ मिस्टर राजेश अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं और जैसे ही किनारे पे पहुँचते हैं वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। शरीर पूरा खूनम खून होता है, शरीर पे कई तरीके के कट होते हैं और गर्दन उनकी कटी हुई मिलती है। अब ये देखकर मिस्टर राजेश और उनकी टीम पूरी तरीके से सक्का बक्का हो जाते हैं। आखिरकार इतने दर्दनाक तरीके से किसने इस व्यक्ति की हत्या कर दी। जब वो छानबीन आसपास करते हैं तो उनको एक गाड़ी वहीं सामने खड़ी मिलती है कुछ दूरी पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उतने खाली जगह, सुनसान सन्नाटा, लगभग रात का समय हो रहा था, कौन गाड़ी यहाँ पार्क करके जाएगा। लेकिन वो उनसे रहा नहीं जाता है। वो वहाँ जाते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता है और अंदर सीट पे खून के छींटे होते हैं। इतने ही देखकर अब तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी से और इस लाश का कुछ ना कुछ पेच जुड़ा हुआ है। तो फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाया जाता है और छानबीन करने की कोशिश की जाती है। जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी होती है वो वेकोरा मंगला नाम की एक जगह होती है बेंगलोर में, वहाँ का होता है। इस छानबीन की जाती है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है थाने और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि ये गाड़ी तुम्हारी है, तो ये व्यक्ति कौन है जिसकी लाश वहाँ पे मिली है। वो व्यक्ति साफ पल्ला झाड़ लेता है और ये कहता है
कि इस गाड़ी को मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के नाम से बेच दिया था, जिसका नाम है जानकी, एक महिला होती है जिसके हाथों मैंने गाड़ी बेच दी थी। अब जब इतना पुलिस वाले सोचते हैं, वाले उसके घर जाते हैं, सभी से पूछते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, कार इन्होंने ही खरीदी थी और ये यहाँ पे अभी इसका जो घर की कुंडी है वो बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं पता लग रहा। सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको बता दूं, जो ये महिला थी जानकी और इसका एक पति था, वो दोनों दार्जिलिंग के रहने वाले थे। इन दोनों की शादी हुई थी, घर परिवार राजी थे, दोनों आपस में प्यार भी करते थे। ये अपने रोजगार की तलाश में बेंगलोर आ गए थे और बेंगलोर आके दोनों अपने काम में लग गए थे। जो कि इसका हस्बैंड था वो कहीं काम करता था और अच्छे खासे पैसे कमाता था, उसका हाथ बटाने के लिए जानकी भी पार्ट टाइम में काम करती थी। सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती थी। इसका जो पति था अमृत रॉय, वो बहुत ही मेहनती था। तो पूछताछ करने पे ये पता लगी कि अमृत अपनी बीबी को गिफ्ट देने के लिए, यानी जानकी को गिफ्ट देने के लिए ये कार खरीदता है और उसको गिफ्ट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये चीज़ें तो पता लग गई कि अमित ने कार खरीदा और उसको गिफ्ट दिया, लेकिन जो जानकी थी वो अपने घर पे नहीं होती है और अमित की लाश वहाँ पे पाई जाती है। जो अगारा लेक होता है वहाँ पे अमित की लाश पाई जाती है और जानकी घर में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले जाते हैं, छानबीन करते हैं, तो जानकी घर पे नहीं मिलती है। अब जरा सोचिए, कहीं जानकी ने ही तो अपने पति की हत्या नहीं की, या फिर हत्या करके किसी के साथ भाग तो नहीं गई। ये केस किस तरीके से यहाँ मोड़ ले लेता है और पुलिस वालों की घबराहटें बढ़ जाती हैं। जब उन्होंने गाड़ी से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला था तो उन्होंने सोचा था केस पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। वहाँ भी केस नहीं सॉल्व होता है, फिर वो घर पहुँचते हैं, वो भी सोचते हैं यहाँ भी केस सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ भी केस नहीं सॉल्व होता। पूरी तरीके से किस तरीके से मोड़ ले लेता है केस। उसके बाद जब पुलिस वाले उसके घर पहुँचते हैं तो मिस्टर राजेश भी कहते हैं कि हम भी आप लोग के साथ चलते हैं और वहाँ देखेंगे। पुलिस वाले उसके घर पे फिर दोबारा आते हैं और अगल बगल के लोगों से पहचान करते हैं, पूछते हैं। तो अगल बगल के लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि हाँ, जानकी यहीं रहती है और पति उसका कई दिन से नज़र नहीं आ रहा, आप घर वो है, जाके देख लिए। तो पुलिस वाले जाते हैं। जो मिस्टर राजेश होते हैं उनको ये बताया गया था कि उसके घर की कुंडी बंद थी अंदर से, लेकिन घर खुला नहीं। अब जब राजेश जाते हैं तो हल्का सा ठोक देते ही गेट खुल जाता है। आपको बता दूं, जो इससे पहले पुलिस वाले गए थे उन्होंने गेट को जोर नहीं लगाया था, बस खटखटा के, और नहीं खुला तो चले आए। लेकिन राजेश जैसे ही गेट पे थोड़ा सा जोर लगाते हैं, गेट खुल जाता है, अंदर जाते हैं। अंदर पूरी तरीके से रूम में बदबू आती है। अंदर जाते हैं, सामान घर का सारा बिखरा हुआ होता है और जानकी वहां मरी हुई पाती है, उसको वहां पे मार दिया गया होता है। अब सोचिए, अगारा लेक के पास अमृत की लाश पाई जाती है, गाड़ी वहां से कुछ दूर पे पाया जाता है और यहाँ पे जानकी की मौत हो जाती है। अब ये केस किस तरीके से मोड़ ले लिया, आखिरकार इन दोनों का किसी से संबंध नहीं था तो इन दोनों को कौन मारेगा। अब किस तरीके से सारी चीजें उलझ जाती हैं। पुलिस वालों की सिरदर्दी और बढ़ जाती है, मिस्टर राजेश की सिरदर्दी बढ़ जाती है। सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए, तो उसके घर में छानबीन की जाती है। तो उसके घर में कुछ पेपर मिलते हैं, जहाँ की जानकी रहने वाली थी वहाँ से कुछ नंबर मिलता है उसके रिश्तेदारों का, उसके भाई का नंबर मिलता है। पुलिस वाले उसके भाई को फ़ोन करते हैं और उसके भाई को दार्जिलिंग से बेंगलोर बुलाया जाता है। उसका भाई आता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसे 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 वहाँ पे अमृत की लाश पाई गई, गाड़ी यहाँ पे पाई गई और जानकी का मौत यहाँ पे हुई। सारी चीज़ें पुलिस वाले बताते हैं। तो उसका जो जानकी का भाई होता है वो बताता है कि अमृत बहुत अच्छे व्यक्ति थे और ये जानकी को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ ये सब बहुत खुश थे, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती जहाँ तक मैं जानता हूँ। सारी चीज़ें बताई जाती हैं पुलिस वालों के द्वारा उसके भाई को कि ये सामान इनके साथ पाया गया था। लेकिन तीसरा है कि जीजा के हाथ में एक सोने का सीकड़ हुआ करता था और दीदी के गले में एक सोने की चैन हुआ करती थी, ये नहीं है। अब पुलिस वाले फिर सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कहाँ चला गया। ये सोचा जाता है। उसके बाद दोनों की लाश को
अंतिम संस्कार किया जाता है। वहाँ पुलिस भी मौजूद होती है, इसका भाई भी मौजूद होता है, केस की छानबीन चल रही होती है। लेकिन फिर इसके भाई से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमको किसी पे शक है क्या? तो इसका भाई कहता है कि नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। लेकिन जहाँ पे इनकी लाश जलाई जाती है वहाँ पे चारों ओर जब घूम के देखता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं नजर आता, जिसको जानकी अपना मुंह भोला भाई कहती है और उसको राखी भी बांधती है। पुलिस वालों को उसका भाई बताता है कि एक व्यक्ति यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जिसका नाम प्रदीप होता है, जो कि कहीं और का रहने वाला होता है। वो व्यक्ति यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति क्यों नहीं है। तो और ये भी सोचा जाता है कि हो सकता है कि उसको पता नहीं हो, क्योंकि हो सकता है फोन से नहीं बात हुई होगी। जब मुंह बोला भाई है तो कभी कभी बात होती होगी, हो सकता है इसलिए नहीं पता उसको, इस वजह से नहीं आया। लेकिन ये केस किस तरीके से मोड़ लेता है जब उसका भाई बताता है ये बातें कि मुंह बोला भाई था और वो उसको राखी भी बांधती थी, ये सारी चीजें। और अगर मुझे कोई हाल चाल लेना होता था तो मैं प्रदीप को फोन करता था और इनका हालचाल उससे ले लेता था। लेकिन जब बराबर बात होती थी तो आखिरकार प्रदीप को क्यों नहीं पता है। अब शक के घेरे में प्रदीप आ जाता है, जो उसका मुंह बोला भाई था वो शक के घेरे में आ जाता है। अब जरा सोचिए, यहाँ इन दोनों की लाश पाई जाती है और भाई जो कि दार्जिलिंग में रहता है वो आता है और सारी चीजें बताता है। अब यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, कहीं उसके भाई ने ही तो उसकी हत्या नहीं की और प्रदीप को फंसाने का प्रयास कर रहा है, या फिर कहीं प्रदीप ने ही तो हत्या नहीं कर दी। जरा सोचिए केस किस तरीके से अपने आप में मोड़ ले रहा है और किस तरीके से सारी, अभी जो असली कहानी है वो थोड़ी देर में आपको पता लगेगी, क्योंकि सिलसिलेवार से जब कहानी बताई जाएगी तब आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए किस तरीके से केस मोड़ लेता है, शक दोनों पे होने लगता है, दोनों से छानबीन की जाती है बात। तो पुलिस वालों का ध्यान जाता है कि जो अमृत मरा है उसका कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया जाए। पुलिस वालों के दिमाग में एक चीज आती है, क्यों ना अमृत के नंबर पे कॉल ट्राई किया जाए और देखा जाए आखिरकार उसका नंबर है कहाँ, क्योंकि वहां पे मोबाइल उसके लाश के साथ नहीं मिला था। तो उसके भाई से, जानकी के भाई से नंबर लिया जाता है और उस कॉल को ट्राई किया जाता है। कॉल ट्राई जैसे किया जाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। फोन स्विच ऑफ काफी देर तक पुलिस वाले ट्राई करते हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद पुलिस वालों के जहन में एक सवाल आता है कि नंबर कभी ना कभी तो खुलेगा, अगर किसी के पास होगा, किसी हत्यारे के पास होगा जिसने इसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया है। तो उसके बाद पुलिस वाले उस नंबर को सर्विस लांच पे चढ़ा देते हैं। कुछ देर बाद फोन ऑन होता है और वो जो फोन होता है वो बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति के पास होता है। वो पुलिस वाले जब सर्विस लांच पे उस नंबर को ट्रैक करते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो व्यक्ति ने सिम को ऑन किया है वो बेंगलोर की तरफ आ रहा है। अब जरा सोचिए, जब अगर कोई व्यक्ति किसी को मारेगा या फिर उसका फोन चुरा के भागेगा तो दोबारा बेंगलोर की तरफ क्यों आएगा? बेंगलोर से दूर भागना चाहेगा, लेकिन वो व्यक्ति बेंगलोर की तरफ आता है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, फिर उससे छानबीन की जाती है, पूछी जाती है। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे बेंगलोर में कहीं मोबाइल एक मिला था, उसके अंदर सिम थी, तो मोबाइल खराब था, मैंने मोबाइल को फेंक दिया, जो सिम था उसको निकाल के मैंने अपने फ़ोन में लगाया तो मैंने देखा उसके अंदर टॉक टाइम बचा हुआ है। तो टॉक टाइम से मैंने सोचा कि इसका यूज़ कर लेंगे। वो व्यक्ति इसी फिराक में उस सिम से को यूज करता है और नंबर को ऑन करता है, तो बात करने का प्रयास करता है। इतने में जब सारी छानबीन होती है तो पुलिस वालों को लगता है कि हाँ ये सही बता रहा है, वो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है वहां से। अब जरा सोचिए किस तरीके से केस मोड़ ले लेता है। फिर उसके बाद जानकी के भाई को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि प्रदीप का नंबर दो और प्रदीप के दोस्तों का नंबर दो और अमृत के दोस्तों का नंबर दो। तो पुलिस वाले प्रदीप के दोस्तों के नंबर मिलाते हैं और उनको, जो 3 या 4 दोस्त होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उनसे छानबीन की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, सब सही बताते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों को शक होता है, लगता है कुछ ना कुछ तो बात है, तो इन तीनों को अलग अलग बैठा के इनसे सवाल किया जाता है। सवाल में तीनों की बात अलग अलग साबित होती है, पुलिस वालों को शक हो जाता है। टॉर्चर
किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, और फिर ये देखा जाता है कि उसमें से जो एक व्यक्ति होता है पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, हमें कुछ लालच देके प्रदीप ने ही उसको मारने के लिए कहा था। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि पूरी तरीके से लगता है केस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जब ये व्यक्ति सारी चीज़ें बता देता है तो ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया जाता है कि जो अमृत था वो काफ़ी अच्छा मेहनती था और उसने बहुत अच्छे पैसे खरीदे थे, लेकिन जो प्रदीप था उसको उससे जलन होती थी और ये सोचता था कि जिस शहर से मैं आया हूँ उस शहर से ये लड़का आके और इतना जल्दी इतना अच्छा पैसा कमा रहा है कैसे आखिरकार। तो जो अमृत था उसने प्रदीप से ये बताया था कि मैंने कुछ अच्छे खासे पैसे रखे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं घर ले लूँ। यही सोच के जब प्रदीप ने सोचा कि आखिरकार ये कैसे इतना अच्छा कर रहा है तो उसने पैसे को लेना चाहा। अब जब प्रदीप जानकी से कहता है कि मुझे जरा अमृत से बोल के घर छुड़वा दो क्योंकि उसके पास कार है, मेरे को आराम से छोड़ देगा। उसके बाद जब वहाँ से अमृत प्रदीप को लेके जाता है तो प्रदीप कहता है जरा गाड़ी रोको, मेरे को टॉयलेट जाना है। जब वहाँ से गाड़ी से प्रदीप निकल के जाता है अगारा लेक की तरफ तो उसके दोस्त आते हैं, गेट खोलते हैं और प्रदीप को वहीं मार दिया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है। इसी वजह से सीट पे, जो गाड़ी का सीट होता है उस पर खून के छींटे आते हैं। मारने के बाद उसकी लाश को निकाल के उस अगारा लेक के किनारे पे फेंक दिया जाता है और वहाँ से ये सब सारे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद प्रदीप वो शहर छोड़ के निकलने की कोशिश करता है। अगर प्रदीप वो शहर छोड़ देता तो उसको पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाते। ये सारी चीज़ें जब उसका दोस्त, प्रदीप का दोस्त पुलिस वालों से बताता है, ये प्रदीप का दोस्त पुलिस वालों को बता देता है तो दूसरी तरफ प्रदीप ये सोचता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता हूँ क्योंकि मैंने उन दोनों की हत्या करके बहुत गलत किया। इसका कारण वो है कि जब भी प्रदीप रात में सोता तो उसके सपने में जानकी आके उससे एक ही शब्द पूछती